नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। लैंड फॉर जॉब मामले में आज लालू परिवार के लिए राहत की खबर है। कई ऐसे थे, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में वो सुनवाई हुई है और आगे क्या हुआ इस केस में। इसके अलावा आज हम जिक्र करेंगे नीट छात्रा मामले के बारे में, जिसमें अंडरगारमेंट पे जो स्पर्म मिला था उसमें कहा गया कि एफएसएल की आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जो स्पर्म था वो 18 से 21 साल के किसी लड़के का था, जो कि कहा गया कि जो पहले कहा जा रहा था कि जो हॉस्टल का मालिक है वहाँ उनका बेटा हो सकता है या कोई। अब ये एक नया मोड़ ले लिया है। इसके बारे में भी जिक्र करेंगे कि जांच आखिर आगे कहाँ तक बढ़ी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के नेता आदित्य पासवान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर टिकट का बंटवारा हुआ है और जो ज़मीनी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको इग्नोर किया गया है। और इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, हम लोग पहले लैंड फॉर जॉब केस के बारे में ही जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आज लालू परिवार के लिए अहम दिन रहा और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और मीशा भारती और हेमा यादव जो हैं वो अदालत में व्यक्तिगत रूप से वहाँ हाजिर हुए थे। आगे कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में 9 मार्च से ट्रायल शुरू करने की जो है वो अनुमति दे दी है और जिसमें जांच एजेंसी सबूत पेश करेगी। आगे क्या कुछ है इस केस में और क्या आगे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा गया है, एक बार आप बता दीजिए। जी, कोर्ट ने आज एक विशेष टिप्पणी की है। स्पेशल जज विशाल गुगनी ने कहा है कि लालू परिवार संगठित तौर पे नौकरी के बदले जमीन लेने का एक संगठित सुनियोजित तरीके से अपराध करता आया है और इसके लिए मामला बहुत ही गंभीर है और 9 मार्च के बाद डे टू डे यानी प्रतिदिन इसकी सुनवाई होगी और जितने भी इसके साक्ष्य सबूत हैं जो एजेंसियां जांच कर रही हैं सबकी लिस्टिंग की जाएगी। अभी इसमें से 41 लोगों के खिलाफ जो आरोप तय हुआ है, तो अब सभी आरोपों की लिस्टिंग की जाएगी और उसके बाद उनमें सुनवाई होगी। आज हेमा यादव और मीशा भारती कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुई थी और लालू यादव और राबड़ी देवी ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तुत हुए थे। इन लोगों के उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में सुविधानुसार कभी भी जाकर के वहां पे कोर्ट में जाने के लिए कोर्ट का आदेश आया है। लेकिन जो मुख्य पहलू ये है कि उनकी वो सशरीर उपस्थित हों, प्रतिदिन उपस्थित नहीं होंगे इस सुनवाई में। जितने भी आरोपी हैं प्रतिदिन कोर्ट की सुनवाई में भले ही उपस्थित न हो और लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य कारणों से 1 फरवरी तक अपने अनुसार वहां पे उपस्थित होने के लिए कोर्ट ने भले ही कहा हो, लेकिन जो कोर्ट की जो टिप्पणी है वो टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि लालू परिवार सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से ये जमीन हड़पने का काम, नौकरी के बदले जमीन हड़पने का काम करते रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि ये जो कोर्ट की नजर में या जो जांच चल रही है, जो सुनवाई चल रही है, वो किस दिशा में जाएगा। इसमें 41 लोग भले ही आरोपी हैं, वो सारे संबंधित कर्मचारी हो सकते हैं, बीच के कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जो आरोप है वो लालू परिवार के सदस्यों पे है। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, उनकी जो बेटियां हैं वो लोग हैं। इसमें तेजस्वी यादव का तो अपना एक राजनीतिक कैरियर भी है और इसमें डे टू डे इन परिवार के सदस्यों को भले ही वहां शामिल होना नहीं पड़ेगा, लेकिन रह के वहां जाना ही पड़ेगा। जब भी कोर्ट चाहे, क्योंकि डे टू डे सुनवाई है, तो जब भी कोर्ट चाहे इन लोगों को आने के लिए आदेश दे सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की जो बिहार की राजनीति है, जो यात्रा निकालेंगे या जब सदन चलेगा, अभी फरवरी के माह में बजट सत्र भी चलने होने वाला है, तो इन सबों में उनकी उपस्थिति भी बाधित होगी। खासकर एक मानसिक तौर पे जब डे टू डे सुनवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे एक तनाव उनके मस्तिष्क में रहेगा ही रहेगा और वो राजनीति पे कितना ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि इस बार उनका जो प्रदर्शन हुआ है वो बेहद निराशाजनक है। एक तो उनके और प्रदर्शन के बाद उनके गठबंधन में जम के रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बहुत टकराहट है। उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी के कई कद्दावर नेता, जिसमें विधायक भाई वीरेंद्र, ऐसे कई ऐसे नेता हैं जो अब खुलेआम आकर के पार्टी नेतृत्व पे बोल ही रहे हैं। तेजस्वी यादव तो
3 मोर्चों पे घिर चुके हैं। एक उनके पार्टी के बीच भी अंतःकलह है। देखिएगा कि लालू यादव ने जैसे ही उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी एक तीखा तंज कसा है। तो पार्टी के अंदर भले ही पार्टी का जो सिरमौर है, वो अब घोषित हो चुके हैं लालू यादव के द्वारा, लेकिन पारिवारिक जो तनाव है, वो कम नहीं हुआ है। रोहिणी आचार्य का जो तनाव है, वो तनाव है ही। पार्टी के अंदर जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनका उनका भी एक तरीके से समझ लीजिए कि कांग्रेस से थोड़ा ही कम उथल-पुथल इसमें भी है। वो लोग खुलेआम मीडिया के सामने टिप्पणी कर रहे हैं। अभी हुँ, आरजेडी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष की कमिटियां हैं, उनमें बदलाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होना है, भाई से एक टकराहट बाहर चल ही रही है, तो पारिवारिक है, पार्टी के अंदर है और इसी के बीच एक कानूनी उलझन है। तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक राह है, वो बहुत ही कठिन है और लालू यादव जितनी आसानी से लंबे समय से जितनी दबंगता के साथ शासन किए हैं, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के अब उनकी राजनीतिक राह में उतने ही रोड़े आने वाले हैं और देखना होगा कि तेजस्वी यादव अब इन सभी मोर्चों पे अकेले कैसे लड़ते हैं, क्योंकि वो हुँ। अकेले ही हैं, राजनीतिक तौर पे भी अकेले हैं, परिवार में अंतःकलह है। लालू यादव की जो सक्रियता है, राजनीतिक सक्रियता है, शारीरिक सक्रियता है, वो भी कम ही रही है, तो वो घिरे हुए हैं, इनके लिए निश्चित तौर पे एक चुनौती है। जी। सर, पटना का जो नीट हॉस्टल का मामला था, उसमें कई तरह के हमने देखे कि जांच आगे बढ़ी है। जिस तरह से 25 लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ, उसके बाद अभी एफएसएल के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नीट की तैयारी कर रही छात्रा के जो अंडरगारमेंट पर स्पर्म मिला, वो 18 से 21 साल के एक लड़के का है। इससे पहले शक जो था वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक की ओर था, लेकिन इस खुलासे ने केस को एक नया मोड़ दिया है। क्या अभी जो एसआईटी या सीआईडी की तरफ से जो जांच चल रही है, उसमें क्या अपडेट्स है, आप ये बताइए एक बार। जी देखिए, परिवार वालों ने जो एसआईटी को हम्म। जो पीड़िता का जो अंतःवस्त्र अंडरगारमेंट दिया था, हम्म। तो जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि वो कैसे प्रमाणित हो कि ये उसी पीड़िता का है या उस वक्त पीड़िता उसको पहनी हुई थी। इसी के लिए जितना भी डीएनए टेस्ट लिया गया, उनके माता का, पिता का, भाई का, उनके मामा का, जिसको लेकर के मीडिया में भी तरह-तरह की बातें कही जाने लगी। लेकिन हम्म। मुख्य रूप से उसका यही उद्देश्य था ये प्रमाणित करना कि पीड़िता का एक जेनेटिक प्रोफाइल बने और उस कपड़े पे जितने भी बाल हैं, स्किन सेल्स हैं, खून के धब्बे हैं, उनमें पीड़िता का अपना कितना है। ये ये तय करने के लिए एक विस्तृत तौर पे जेनेटिक प्रोफाइल तैयार करना था। इसीलिए एसआईटी गई है और माता-पिता, भाई और उनके कई रिश्तेदारों की वो सब सैंपल लिया गया। अब एसआईटी इस निष्कर्ष पे पहुंच चुकी है कि जो कपड़े माता-पिता के द्वारा एसआईटी को दिया गया, वो पीड़िता के ही हैं और उस वक़्त वो पहनी हुई थी। अब उसपे जो स्पर्म मिले हैं, वो मिले हैं नाबालिग जाँच के बाद पता चला कि मानो कोई नाबालिग का हो। इसमें देखिए कई लोगों का टेस्ट हुआ है। 25 लोग जो जिनका डीएनए टेस्ट हो रहा है, उसमें से 6 तो वो लड़के थे जो 5 तारीख के दिन हॉस्टल में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखे गए। इसके अतिरिक्त जो अग्रवाल है, जो संचालिका हैं, उनके बेटे के भी डीएनए टेस्ट की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो मनीष चंद्रवंशी हैं, उनके भी बेटे की जो डीएनए टेस्ट की बात कही जा रही है। तो इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो 25 साल, 18 साल और 18 साल से कम उम्र के भी हैं। इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो नाबालिग हैं और कई की ऐसी उम्र है जो 25 साल तक के हैं। उन सबों का एक तरीके से टेस्ट हुआ है और ये एक नया मोड़ पे आया है। मुझे लगता है कि यहाँ से जांच एजेंसी कुछ ही दिनों में हम्म। जो आरोपी है वहां तक पहुंच सकती है। इस मामले में एक और अपडेट सामने आ रही है कि जहानाबाद और गया के कुछ होटल में भी वहां के भी सीसीटीवी फुटेज को लिया गया है। वहां भी पीड़िता कभी गई थी। वहां भी जो लोग थे, जो लड़के वहां पे थे, उन लोगों के पास भी एसआईटी की टीम गई है। उन लोगों का भी सैंपल लिया गया है। तो बड़े पैमाने पे 25 लोगों का लिया गया है। यानी 5 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में पीड़िता के इर्द गिर्द जहानाबाद से लेकर के और पटना तक के बीच में जितने लोग आए हैं, उनके इर्द गिर्द जिनके बारे में सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, सबों का सैंपल लिया गया है और ये निश्चित तौर पे अब जाके ऐसा लग रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उन तक पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन ये वो लोग होंगे जो उनके साथ वारदात किए होंगे, उसके पीछे कितने लोग होंगे या अब तक कौन लोग उसको बचाया होगा, ये भी एक बहुत मुख्य पहलू है। जिस तरीके से ये 6 जनवरी की घटना है और आज हम लोग
इतना दिन का जो गैप हुआ, इस बीच में जो पुलिस के द्वारा लापरवाही हुआ, एसआईटी के द्वारा जो एम्स को जो आधी अधूरी रिपोर्ट दी गई, तो इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, जो जो इस घिनौनी कृत्य को किए होंगे, उनके पीछे का मास्टरमाइंड कौन होगा, उसका मकसद क्या होगा और उन्हें क्यों बचाया जा रहा है, इन सभी विषयों पे भी अनुसंधान करना पुलिस की एक चुनौती है। लेकिन इतना तो तय है कि जो मुख्य वारदात के समय जो लोग होंगे, पुलिस हो सकती है कि अब आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर उन तक पहुंच जाए, क्योंकि जिन लोग का सैंपल लिया गया है उनका तो वो जो जो एफएसएल का जो रिपोर्ट है कुछ ही दिनों में आ जाएगा, आज से कल तक आ जाएगा। लेकिन एक चुनौती बनी हुई है और इसको लेकर के पटना के सड़कों पे प्रदर्शन है। पटना का जो सड़क है वो प्रदर्शनों से इस वक्त पटा हुआ है। एक यूजीसी के मसले को लेकर के जो अभी शांत हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और एक नीट का जो मसला है उसको लेकर के। तो अब इसके बाद ये देखना होगा कि पुलिस अन्य जो गिरफ्तारियां हैं, जैसे अभी तक नीलम अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और वो क्यों भाग गए, कहां भाग गए, इस तरीके से एक नीलम अग्रवाल है। दूसरी बात है कि अभी तक जो मनीष चंद्रवंशी हैं, जिनका वो बिल्डिंग है जिसमें हॉस्टल चलता था, पुलिस बेऊर जेल में जाके उनका डीएनए सैंपल ली है, लेकिन उनको रिमांड पे लेके पूछताछ नहीं की गई है। तो ये भी एक इसका पहलू है कि पुलिस को ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो जिसकी बिल्डिंग में हॉस्टल है, जो वही रहता है, केवल उसका हॉस्टल ही नहीं है, वो उसका आवास भी है, ऊपर के फ्लैट में खुद रहता है, उनसे पूछताछ करना जरूरी है, ये पुलिस को अब तक क्यों नहीं लगा। ये भी कई ऐसे पहलू हैं जिसपे पुलिस ये शंका पैदा होना स्वाभाविक है कि पुलिस हो सकता है कि इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है उसको पुलिस बचा रही हो। अगर देखिए, अगर ये घटना उनके परिजनों के द्वारा नहीं है या घटना अगर उनके दोस्तों के द्वारा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि कोई रैकेट की आशंका हो, और रैकेट तभी होता है जब इसका जो लिंक हो, इसका जो तार हो, बहुत बड़े पैमाने पे हो और इसमें कई कद्दावर लोग, चाहे वो राजनीति में बैठे हुए लोग हों या प्रशासनिक स्तर पे बैठे हुए लोग हों, उनकी जो मिली भगत होती है, ये सारे चैलेंज पुलिस के होंगे। लेकिन ये जो जांच में जो पीड़िता के जो वस्त्र परिवार के द्वारा दिए गए उस पर जो स्पर्म मिला है, उसके जांच से कम इतना तो तय है कि पुलिस अब कुछ घंटों में उन लोगों तक पहुंच सकती है जो इस घिनौनी कृत्य को किए होंगे। सर, अगला हमारा पॉलिटिकल टॉपिक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है हमने आंतरिक कलह बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं, चुनाव के पहले भी हमने देखा, अब ये खुलकर सामने भी आ रहा है। पार्टी के नेता आदित्य पासवान ने संगठन पर गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, जिससे जमीनी कार्यकर्ता और ईमानदार जो नेता है उनको दरकिनार किया गया। तो आदित्य पासवान ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ दस्तावेज और सबूत भी पेश किए हैं और उनका कहना है कि टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिससे पार्टी की चुनावी हार और संगठन की कमजोरी जो है वो बढ़ी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक तो कांग्रेस के लीडरशिप को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, 6 विधायकों के कभी कहा जा रहा है कि शायद जेडीयू में जा सकते हैं, 2-3 विधायक अभी भी नाराज हैं। आंतरिक कलह को क्या पार्टी जो है वो नजरअंदाज कर रही है? अभी तो कांग्रेस की स्थिति है कि केवल आदित्य पासवान ही नहीं, बिहार प्रदेश कांग्रेस में जितने भी नेता हैं, उनमें कौन ऐसा नेता बचा है जो किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हो। हर कोई एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। यहां देखिए कि कृष्णा अल्लावरू और अखिलेश सिंह में अलग ठनी गई है। शकील अहमद खां और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनमें एक अलग ठन चुकी है। बहुत यहाँ कार्यकर्ता से लेकर के, एक प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के राज्य इकाई के जो वरिष्ठ नेता हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ उलझ चुके हैं। कुछ ही दिनों की तो बात ही है कि जो मधुबनी में जो कार्यकर्ता थे, जो जिला परिषद आदि स्तर के जो नेता थे, वो एक दूसरे के साथ लाठी लठौत कर चुके थे, उसमें सरफुटबल भी हो चुका था। लोग पार्टी के कार्यालय से निकल के अपने घर न जाके हॉस्पिटल लोगों को जाना पड़ा था। तो एक तरीके से अजीब किस्म का बवंडर कांग्रेस में आया है। ये दिखलाता है कि कांग्रेस किस नाजुक परिस्थिति में है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के कृष्णा अल्लावरू, उनपे अखिलेश सिंह का जबरदस्त आरोप है। वो अखिलेश सिंह उनको आरएसएस की मानसिकता वाला, आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। इधर आदित्य पासवान हो, आनंद माधव जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, छत्रपति यादव, गजानन शाही, बंटी चौधरी, ये कई ऐसे नेता हैं, आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खुलेआम मीडिया में कह रहे हैं कि हमसे पैसा मांगा गया या कितने जो भी टिकट दिया गया वो पैसे के आधार पर दिया गया। या जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आनंद माधव, उन्होंने कहा है कि इस बार की जो कांग्रेस रही इस चुनाव में, वो
मेरा आदमी तेरा आदमी के सिद्धांत पे चला, यानी जो जिसके ग्रुप का आदमी था, जो जिसके खेमे का आदमी था, उसी से पैसा लिया गया और उसी को टिकट दिया गया। तो एक तरीके से कांग्रेस एक आपस में ही एक दूसरे नेताओं में उलझ चुकी है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं शकील अहमद खां, उन्होंने तो राजेश राम के खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, उसी से जो भीतर का जो अंतःकलह है वो समझा जा सकता है। शकील अहमद खान ने कहा कि राजेश राम को कुछ भी समझ में नहीं आता। उनके पिता दिलकेश्वर राम खुद नेता थे, पिता के विरासत के रूप में राजनीति मिल गई है। अब उनकी जाति को देख करके उनको पद मिल गया और संभालिए पद संभल नहीं रहा है। तो इस तरीके से जो छीछा लेदर का काम है वो कांग्रेस के नेता आपस में कर रहे हैं। इसी बीच जो एक खबर आ रही है कि कांग्रेस के अंदर नया संगठन बनेगा, नए तरीके से जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों का चुनाव होगा, नई कमिटियां बनेगी। इसमें भी सारे नेता एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति एक दूसरे का पता काटना चाहता है और अपने फेस को आगे बढ़ाना चाहता है। तो निश्चित तौर पे एक अजीब किस्म का अंतःकलह जो कांग्रेस में है वो इस वक्त बिहार के किसी भी पार्टी में नहीं है। और ये पहली दफा हुआ है। इसमें एक बात कॉमन है कि जो बिहार के ज्यादातर जो नेता हैं वो कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के अध्यक्ष इन दोनों के खिलाफ बहुत नाराज हैं। और जो जीते हुए 6 विधायक हैं वो भी राजेश राम और कृष्णा लवरू को लेकर के उन लोगों के मन में भी बेहद नाराजगी है। तो ये जो कांग्रेस और इसका कारण है कि कृष्णा लवरू पे भी हुआ कि वो मनमाने तरीके से टिकट दिए, और शेष राजेश राम पे तो पैसे लेकर के टिकट देने की बात कही गई है। कुछ लोगों ने अखिलेश या सिंह पे भी आरोप लगाया है कि वो भी पैसे लेकर के टिकट वितरण में वो भी प्रभावशाली थे, और हाँ, पैसा नहीं देने के कारण उन्होंने मेरा टिकट काटा। इस तरीके का आरोप है, कई लोगों का आरोप है। इस अंतःकलह में कांग्रेस उलझ गई है। इसमें अब सभी लोगों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करके एक नई टीम तैयार करें, ये कांग्रेस के लिए चुनौती होगा। क्योंकि चलिए, जो प्रभारी होता है वो तो बिहार के बाहर का होता है, कोई भी बन सकता है, लेकिन जो प्रदेश का अध्यक्ष होगा, जो जिला का जो अध्यक्ष होगा, या जो प्रदेश की अलग अलग कमेटियों का जो प्रमुख होगा, वो तो यही बिहार के नेता रहेंगे। उनको तो बिहार के बाहर का से ढूंढ को तो नहीं लाया जाएगा। और आपस में इन लोगों में एक अजीब किस्म की रार हो गई है। तो आगे चल के ये कौन इन लोगों को एक डोर में बांधेगा, इन लोगों को अनुशासित तरीके से एक साथ टेबल पे बैठा के वार्ता करेगा। ये जो बिहार में जो अंतःकलह है, ये मुझे छत्तीसगढ़ के 2023 के चुनाव की झलक दिखाई देती है, जब वहां पे कांग्रेस के जो प्रभारी हैं और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन दोनों में एक अजीब किस्म की टकराहट हो गई थी। कुमारी शैलजा और भूपेश बघेल में इतनी टकराहट हो गई थी कि चुनाव के दरमियान ही उन लोगों में आपसी बातचीत बंद हो गई। और इसको सुलझाने के लिए जो कांग्रेस की ओर से केशव वेणुगोपाल भेजे गए, वो भी इस मसले को सुलझा नहीं पाए। तो यही हाल यहाँ पे है कि अब राहुल गांधी किस नेता को दिल्ली से भेजेंगे, कौन सा कांग्रेस का शीर्ष नेता आएगा और इस अंतःकलह को सुलझाएगा, और जो भी जिन नेताओं को जो भी पदभार मिले उनके अंदर में लोग अनुशासित होकर आए, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों विषयों पर इतने डिटेल्स में हमसे बातचीत किए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।